नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी बातें जानने के लिए। आपको पता है कि महारानी क्वीन एलिजाबेथ तो अब मरी हैं, लेकिन इनकी घोषणा जो है वो आज से कम 450 साल पहले हो चुकी थी कि ये किस दिन एक्सपायर होंगी। ये जानकारी आपको सुनकर के बड़ा अचरज होगा कि वो आदमी जिसने ये घोषणा की थी कि क्वीन एलिजाबेथ 94 ईयर की होकर मरेंगी, उसी आदमी ने यह भी कहा था कि उनके बेटे जो प्रिंस चार्ल्स हैं, ये जैसे ही राजा बनेंगे उनका विरोध होना शुरू हो जाएगा, उन्हें मजबूरन पद से हटना पड़ेगा और पद से हटने के बाद में कोई और व्यक्ति, उसका नाम भी अनाउंस है कि वो व्यक्ति राजा बनेगा। सोचो, यदि कोई ऐसे ही आपका भी भविष्य बताने लग जाए तो जिंदगी कितनी आसान हो जाए। आज मैं आपको ऐसे ही एक व्यक्ति जिसका नाम है नास्ट्रेडमस, जो कि पैदा हुआ था फ्रांस के अंदर, उसके बारे में आज बहुत सारी रोचक बातें बताने जा रहा हूं, जिसको तमाम जगत में मीडिया हाउसेस के द्वारा कवर किया गया है। ऐसी ऐसी बातें उसके बारे में कही गई हैं और आजकल फेक मार्केट इतना हाइट पर है कि बहुत सी न्यूज ऐसी हैं जो नास्ट्रेडमस के नाम पर बेच दी जाती हैं। जैसे कि कोई भी बात अच्छी सी लिखो और उसके नाम के नीचे महात्मा गांधी लिख दो तो लगता है कि यह 100% उन्हीं ने कही होगी। कोई कितनी भी बकवास सी शेर व शायरी बनाए और नाम नीचे गुलजार का लिख दे तो लगता है कि गुलजार साहब इतने वेले थे क्या। लेकिन आज के जमाने में बहुत सारे ऐसे साथी उपस्थित हैं या फिर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो नास्ट्रेडमस की कही हुई मानी जा रही हैं। आपको जानना होगा कि नास्ट्रेडमस की पुस्तक में आज से भी 2000 साल बाद तक की घोषणाएं पहले ही की जा चुकी हैं। आपके मन में बहुत सी जिज्ञासाएं होंगी भविष्य को लेकर, आपके मन में बहुत सारे सवाल जवाब होंगे कि ऐसा कौन व्यक्ति था जो भविष्य की कुंडली लिख करके इतने साल पहले चला गया। क्या उसकी कही हुई सारी बातें सही सिद्ध हुई या उसकी किसी ना किसी बात के ऊपर कभी ना कभी किसी प्रकार का सवाल या निशान खड़ा हुआ। आज के सेशन में मैं उन सब बातों का आपसे शेयर करूंगा। बस छोटी सी गुजारिश है कि आप इस सेशन को जल्दी से सभी साथियों से शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर इतना भी देख लिया है तो वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए। गारंटी दे रहा हूं कि वीडियो के अंदर बहुत ही रोचक किस्से आपको पता चलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, ये जो व्यक्ति आपको तस्वीर में दिखाई पड़ रहा है यह नास्ट्रेडमस है। इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके साथ में ये जो मैडम आपको दिखाई दे रही हैं ये दिवंगत हो चुकी हैं। यही है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, जिनके बारे में इस व्यक्ति ने सालों पहले घोषणा कर दी थी। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट में आपको पता है, यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि इस व्यक्ति ने अपने मरने की घोषणा भी पहले कर दी थी। यही कारण है कि इस व्यक्ति ने अपने बारे में मरने से पहले वसीयत की मेरे आने वाली पीढ़ी में मेरा सामान किसके पास रहेगा, 17 जून 1566 में अपनी वसीयत बनाकर तैयार कर दी। 1 जुलाई को इसने अपने एक पादरी को बुलाया और कहा कि मेरे अंतिम संस्कार की तैयारी करो। 2 जुलाई 1566 में निकल लिया। यानी कि इसको अपनी मृत्यु के बारे में भी एक एक बात सटीक पता थी। इसने इतना तक कहा था कि मेरी मृत्यु के 225 साल बाद मेरी कब्र को खोदने के लिए कुछ समाज विरोधी तत्व आएंगे, मेरी कब्र के अंदर से मेरे अवशेष को निकालेंगे, लेकिन वो निकालने के बाद कुछ ही समय के अंदर मर जाएंगे। और वास्तविकता है साथियों कि उसकी यह भविष्यवाणी भी सही सिद्ध हुई, क्योंकि जब 1791 के अंदर उसके मरने के बाद 3 व्यक्तियों ने उसकी कब्र को खोदकर उसके अवशेष निकालने की कोशिश की और तीनों ही व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब आपके मन में भी इसके बारे में निश्चित जिज्ञासाएं बढ़ गई होंगी कि यार था कौन, जरा डिटेल में बताइए। फिलहाल तो सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि निकटवर्ती भविष्य में जो बात होती दिख रही है वो प्रिंस चार्ल्स की ताजपोशी के साथ ही है, और वो ये है कि जो वर्तमान में राजा महाराजा चार्ल्स बन चुके हैं ब्रिटेन के, उनके बारे में नास्ट्रेडमस ने कह रखा है कि ये किंग चार्ल्स अपना ताज छोड़ देंगे, उनके बाद इसकी जिम्मेदारी किसी और को मिलेगी। और जबरदस्त बात यह है कि इन्होंने एलिजाबेथ के बारे में भी 400 साल पहले कह दिया था कि वो 94 ईयर ओल्ड होकर के मर जाएंगी। ठीक है, अब चलो साथियों, ये तो हो गई सारी इंटरेस्टिंग बातें। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें इसके बारे में और बताऊंगा, लेकिन जरा विचार करो कि आज कोई ऐसा हो जो आपके बारे में कोई भविष्यवाणी कर दे। मैं बताऊंगा अभी। फिलहाल के लिए आपके अगर दिमाग में क्यूरोसिटी है कि ये कौन सी पुस्तक है, तो उसने जो किताब लिखी नास्ट्रेडमस ने, उसको ट्रांसलेट किया जा चुका है मारियो रीडिंग के द्वारा। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताता हूं। मैंने क्या कहा, यदि कोई आपके बारे में भविष्यवाणी कर दे कि आपको इस दिन जॉब मिल जाएगी, या फिर यह भविष्यवाणी कर दे कि आपने अगर इस पेपर में इतने नंबर पा लिए तो जॉब पक्की है। आप कहेंगे सर सरकारी नौकरी में तो ऐसा ही होता है, क्वालिफाई कर लिया तो जॉब मिलता है। लेकिन सरकारी नौकरी का एग्जाम पता नहीं कितने दिनों में होता है, सालों साल इंतजार के बाद एग्जाम होता है। यहां
प्रतिदिन एग्जाम आप दे सकते हो। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रीलेवल बाय अनअकैडमी की, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको 800 से ज्यादा स्टार्टअप्स में एग्जाम के माध्यम से जॉब प्राप्त करने का मौका मिलता है। आपको जानकर के और रोचक तथ्य ये लगेगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें से आप में से कोई भी किसी भी समय पार्टनरशिप कर सकता है, यानी कि आप एग्जाम में बैठ सकते हैं और इस एग्जाम में 1000 नंबर का पेपर है, 500 से ज्यादा नंबर आप ले आते हैं तो 800 से अधिक जॉब में आप, मतलब 800 से अधिक कंपनियों के अंदर आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। दिमाग में सवाल बनेगा कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है, किसी ने ऐसा किया है? बिल्कुल किया है। मैं आपके सामने एक तस्वीर साझा कर रहा हूं प्रिया राजपूत की। इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने तो बकायदा अपना जॉब स्विच करके 220% हाइक अपनी जॉब के अंदर प्राप्त किया है। साथियों, एक साल के अंदर 1200 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने लिए इस प्रकार की नौकरी प्राप्त की है और इंपॉर्टेंटली बड़ी बड़ी कंपनी जैसे पेप्सिको है, शाओमी है, अपग्रेड है, ऐसी 800 से अधिक कंपनियों में इन लोगों ने जॉब प्राप्त किया। चलिए मैं एक और रोचक बात आपको बताता हूं जिससे शायद आपको यह बात पता अच्छे से चल जाए। इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन केस अगर आपको लगता है कि आप 1000 में से 500 से ज्यादा नंबर नहीं ला पा रहे हैं, आप मल्टीपल टाइम एग्जाम देने के बाद भी सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, नंबर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपके लिए ऑप्शंस हैं, यहां पर कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत लंबे समय से लोग डिमांड कर रहे थे। सॉल्यूशन क्या है इसका? टेस्ट में पास नहीं हो पाए तो फिर क्या है? तो इसके लिए आपको पर्टिकुलरली उसी प्रकार का एक कोर्स अवेलेबल कराया जा रहा है। एक लास्ट लाइन में आप बोलना चाहूंगा, कोर्स भी पैसे से खरीदना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पैसे से सब कुछ खरीद जाता फिर तो नौकरी भी मिल जाती। लेकिन साहब, बड़ा बात यह है कि आपको कोर्स के अनुरूप आप हैं या नहीं, इसके लिए भी आपका प्रॉपर प्रकार का एक इंटरव्यू, एक काउंसलिंग, ताकि आपके अकॉर्डिंग आपका बैच तैयार किया जा सके, इस प्रकार की सुविधाएं रीलेवल आपको दे रहा है। तो मेरा मानना है कि आप में से जितने भी लोग जॉब के अंदर जाना चाहते हैं, कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, वो अभी जाएं। कमेंट बॉक्स में मैंने आपके लिए रीलेवल का लिंक पिन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल दी। और एक पहले ही घोषणा कर देता हूं, जल्दी ही मैं किसी ऐसे ही बच्चे का जिसने रीलेवल के थ्रू नौकरी पाई है, उसका कोशिश करूंगा कि आपके सामने लाइव इंटरव्यू लूं, ताकि आपसे उसकी बातचीत जब हो तो आपको पता चले कि किस प्रकार से उसने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जॉब प्राप्त की थी। तो यह भविष्यवाणी ही है कि आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे और अगर 500 से ज्यादा नंबर पा गए तो आपको 15 दिन में जॉब मिल जाएगी। ये नास्ट्रेडमस की नहीं, ये रीलेवल बाय अनअकैडमी की मेरे द्वारा की गई भविष्यवाणी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अब आपके मन में क्यूरोसिटी बनने लगेगी कि सर एक बात बताओ, तो इसका मतलब तो उस आदमी को यह भी पता होगा कि कौन से देश पर किसका शासन होगा, कितने सालों तक किसी का राज चलेगा, ये तो सारी बातें पता होंगी। बिल्कुल। तो बोले सर इसका मतलब तो जो अभी छोटे मोटे देश बन रहे हैं, फिर तो सभी लोगों के सिलेबस में लागू कर दी जानी चाहिए उसकी किताब, ताकि यह पता चल जाए कि उसने कहा क्या था। अब देखिए, यहां पर एक बहुत बड़ी बात बताता हूं मैं आपको। जैसे ना अपने देश में गीता के उपदेश पढ़े जाते हैं, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि गीता को बहुत से लोगों ने अपने अपने द्वारा ट्रांसलेट करके लिखा है। ट्रांसलेट करके लिखा है से मतलब यह है कि उनके विचार में गीता क्या कह रही है ना। गीता के ऊपर टीकाएं लिखी गई हैं। टीकाएं मतलब एक प्रकार से यह समझिए कि मेरी नजर में, जैसे बाल गंगाधर तिलक की नजर में गीता का उपदेश क्या है ना, या फिर किसी भी साइंटिस्ट की नजर में गीता क्या कहती है। एग्जैक्टली नास्ट्रेदमस की जो किताब है ना, इसको भी बहुत से लोगों ने अपनी अपनी भाषा में ट्रांसलेट किया है और उसके मीनिंग निकाले हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपको बताता हूं ऐसे कैसे हो सकता है। साथियों, असल में इसने किताब लिखी थी लेस प्रॉफिटीज के नाम से। ये जो किताब थी ना, इस किताब के अंदर जो शब्द यूज किए गए थे वो सीधे सीधे नहीं थे, वो इनडायरेक्ट रूप में लिखे गए थे, क्योंकि उस समय उसको यह नहीं पता था कि नाम किसी का क्या होगा। वो हर बात को इस प्रकार से कहा करता था जैसे कि कोई चौपाई कह रहा हो। अब ये चौपाई क्या होती है, अंग्रेजी वाले नहीं समझेंगे तो उनके लिए यह क्वार्ट्रेट है। अगर आपने कभी कोई कविता लिखे हुए देखी है तो वो इस प्रकार से 4-4 लाइनों के अंदर लिखी जाती है, इसे क्वार्टेट कहा जाता है। तो नास्ट्रेदमस की जो किताब थी ना, जिसका नाम था लेस प्रॉफिटीज, यह किताब 1555 के अंदर 942 क्वास्ट्रेज के अंदर लिखी गई थी, मतलब क्वार्ट्रेन्स के अंदर लिखी गई थी। दैट मींस कि 942 गुणा 4 इतनी लाइनें, यानी कि लगभग 3600 से 3700 लाइनें जो थी वो उस समय लिखी गई थी। और उसी प्रकार से भाषाएं जो हैं वो राइमिक रूप में लिखी गई थी। और उन लाइनों में वर्ष 3797 यानी कि लगभग आज से 1700 साल बाद तक की घोषणाएं उसके अंदर कर दी गई थी। यह थी किताब लेस प्रॉफिटीज। 2005 में ब्रिटिश लेखक हैं जिनका नाम है मारियो रीडिंग। मारियो रीडिंग ने इस पुस्तक नास्ट्रेदमस, जिसका नाम है द कंप्लीट
प्रोफेसीज फॉर द फ्यूचर की डिक्रिप्ट किया। डिक्रिप्ट का मतलब क्या हुआ? डिक्रिप्ट का मतलब हुआ कि जो ये लाइनें लिखी हुई हैं, कैसे, जैसे अब मान लीजिए इस पुस्तक को जब लिखा किसने? मारियो रीडिंग ने। तो मारियो रीडिंग ने अपने द्वारा उन लाइनों का मीनिंग निकाला, और लाइनों का मीनिंग कैसे कैसे निकल कर आया। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, ओहो, ऐसे तो कोई भी पुरानी बातों को सोच करके लिख सकता है कि नास्त्रेदमस शायद ये कहना चाह रहा होगा। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मारियो के द्वारा लिखी गई जो किताब है ना, ये 2005 में लिखी गई किताब है। 2005 की किताब में लिखा हुआ क्या है? इसमें पहली लाइन पढ़ी गई, 2005 में 2022 की घटना के बारे में लिखा था। द फर्स्ट इन दैट क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय विल डाई सिरसा 2022। अब एक बात बताओ, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में तो उसके घर वालों को नहीं पता, किसी को नहीं पता कब मरेगी, क्या कोई इसने बॉन्ड भर रखा था क्या? लेकिन यहां पर क्या निकल के आ रहा है कि ये उस समय बता चुका था कि ये कब मरेगी। अब आप इससे अंदाजा लगा के देख सकते हो। 2022 यहां पर मैं लिखा हुआ दिखा रहा हूं आपको, एट द एज ऑफ अराउंड 96, अब ये 94 में मर गई है। 5 ईयर शॉर्ट टू हर मदर टर्म ऑफ लाइफ, प्रिंस चार्ल्स विल बी क्राउन्ड इन हर इंस्टीड। अब यार देखो, प्रिंस चार्ल्स के बारे में यह व्यक्ति 2005 में घोषणा कर चुका था कि वो राजा बनेगा, लेकिन प्रिंस चार्ल्स विल बी 74 ईयर ओल्ड इन 2022 व्हेन ही टेक ओवर थ्रोन, बट द रिसेंटमेंट हेल्ड अगेंस्ट हिम बाय ए सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ ब्रिटिश पॉपुलेशन फॉलोइंग हिज डिवोर्स फ्रॉम डायना प्रिंसेस ऑफ वेल्स स्टिल परसिस्ट। मतलब क्या है कि प्रिंस चार्ल्स राजा भले ही बन जाएंगे, लेकिन उनके खिलाफ विरोध बंद नहीं होगा। ब्रिटिश की जनता में उनके खिलाफ विरोध होता रहेगा, क्योंकि उनका डायना से तलाक हुआ था। यहां पर यह बात तक कही गई है कि इसके अंदर द प्रेशर हिम इज सो ग्रेट, यानी उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होगा कि उसको अपने पद को छोड़ना पड़ेगा, और ए मैन विल रिप्लेस हिम Who never expected to be king, और एक ऐसा आदमी राजा बनेगा जिसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और यह बात कब लिख दी गई? मारियो रीडिंग ने 2005 में। अब मैं देखो इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। 2022 में एलिजाबेथ मर गई, ठीक है, प्रिंस चार्ल्स राजा बन गए, दो बात हो गई। अब सवाल क्या है? उसने कहा विरोध होना शुरू होगा। भाई नास्त्रेदमस ने जो कहा उसकी परिभाषाओं को इस व्यक्ति ने लिखा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, यह व्यक्ति ये रहा। प्रिंस चार्ल्स के बाद में आपको यह दिखाई देगा, प्रिंस चार्ल्स की पूरी डायनेस्टी मैंने आपको दिखा दी जो अब राजा बन चुके हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, इसने क्या कहा था? ब्रिटिश हुकूमत जिन राज्यों में है वहां पर उसके खिलाफ विरोध होना शुरू होगा। प्रिंस चार्ल्स का जैसे ही नाम अनाउंस हुआ ना, 14 सितंबर की न्यूज देख लो 2022 की, जिसमें लिखा आ रहा है कॉमनवेल्थ कंट्रीज थिंकिंग अबाउट बिकमिंग ए रिपब्लिक अंडर प्रिंस चार्ल्स आफ्टर क्वीन। मतलब समझ रहे हैं आप इसका? मैंने आपको बता रखा है कि कॉमनवेल्थ रियलम देश हैं ऐसे जिन्होंने अपने अंदर रिपब्लिक नेशन ना होते हुए क्वीन को ही अपना सब कुछ मान रखा था। कॉमनवेल्थ के अंदर ऐसे देशों का संगठन कॉमनवेल्थ रियलम कहलाता है। आप देख सकते हैं, न्यूज है ये 14 तारीख के बाद, 11 सितंबर की पहले न्यूज देख लीजिए, जिसमें एंटीगुआ और बारबाडोस ने कहा कि अब रानी तो मर गई, अब हम प्रिंस चार्ल्स के अंडर में नहीं रहना चाहते, अब हम रिपब्लिक बनना चाहते हैं, यानी हम अपना राष्ट्रपति खुद बनाएंगे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यह बात 2005 में भी किसी ने कही है तो यार कितनी सटीक बात है जो किसी ने कही है, हैं? अब आपके मन में इसके प्रति और विश्वास पैदा होने लगेगा कि यार बात तो सही दिशाओं में जा रही है। चलिए कोई बात नहीं, नास्त्रेदमस की भाषा किसी ने अपने अपने अंदाज में समझी, लेकिन ये था कौन? जी, ये जो लाइन कहने वाला व्यक्ति जो इतने साल पहले कह के चला गया, जिसकी बातों को लोगों ने अपने हिसाब से ट्रांसलेट किया, ये व्यक्ति था कौन? तो आइए मैं अब आपको बताता हूं ये था कौन। साथियों, फ्रांस के अंदर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सेंट रेमी। वहां पर 14 दिसंबर 1503 को यह व्यक्ति पैदा हुआ। इसके फादर, इसका बचपन का नाम माइशेल दी नास्त्रेदमस था। अब ये इसका परिवार से आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, बहुत ही साधारण परिवार से था, कैथोलिक धर्म में कन्वर्ट हुआ था यहूदी से। इसके द्वारा बहुत सारी भविष्यवाणियां की जाती थी उन दिनों। अच्छा, उन दिनों क्या था, यूरोपियन कंट्रीज में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये थी कि चर्च को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। चर्च ने जो कह दिया वही सब सही है। अब ये चर्च से आगे की भी बातें बता रहा था, ना कि कोई पोप था ना खुद पादरी था, अब बातें बता रहा था भविष्य की। तो इसको डर था, इसके परिवार वालों को डर था कि कहीं कोई इसको मार ना दे, क्योंकि तू पोप को चैलेंज कर रहा है, पादरी को चैलेंज कर रहा है, तो एक काम कर, तू पढ़ाई लिखाई कर। इसके घर वालों ने इसकी पढ़ाई लिखाई करवाई और भैया इनको बनवा दिया एक बढ़िया सा शिक्षक और एक बढ़िया चिकित्सक। अब ये चिकित्सक तो बन गए, लेकिन इनके अंदर कविता लिखने की आदत नहीं गई। इन्होंने अपनी बातें कविताओं में लिखना शुरू कर दिया। भविष्यवाणियों का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं,
इसकी शुरुआत में एक बीवी थी, वो मर गई, दूसरी बीवी से इसने शादी की और उसके बाद में इसकी ख्याति बहुत बढ़ती गई। इसके बारे में कहते हैं एक जबरदस्त बात है कि एक बार क्या हुआ कि ये ना अपने कहीं जा रहा था, एक बार रास्ते में कहीं जा रहा था, और जब ये रास्ते में जा रहा था ना तो इसने एक आदमी को जाकर के हाथ जोड़कर नमस्ते करी। ये उन दिनों की बात है, ठीक है ना। जब ये रास्ते में जा रहा था तो इसने एक व्यक्ति को हाथ जोड़ते हुए नमस्कार करी। नमस्कार करके उसके दोस्त ने उससे पूछा कि यार जिसको आपने अभी ये नमस्ते किया है ये कौन है, मतलब आप इसको क्यों नमस्ते? बोले कोई नहीं, ये एक दिन बहुत बड़ा पोप बनेगा। अच्छा, पोप ना उन दिनों बहुत बड़ी चीज होती, राजा से बड़ी चीज होती थी। राजा से बड़ी इसलिए क्योंकि राजा भी पोप से पूछ के काम किया करते थे। मतलब पहले यूरोपियन देशों में इतना ज्यादा धर्म का प्रभाव हुआ करता था, चर्च का इतना रोल हुआ करता था। अब साथियों जिसके इसने हाथ जोड़े थे ना वो व्यक्ति था फेलिस पेरेपी, जो कि 1585 के दौरान पोप चुना गया। तो लोगों में ना इसके मरने के बाद और ज्यादा क्यूरोसिटी इस बारे में जमने लगी कि यार ये तो गजब भविष्यवाणी करता है। आप सोचो, जिस आदमी के डर ये था कि कहीं पोप इसके खिलाफ कोई फैसला ना सुना दे, वो आदमी भविष्य के पोप को नमस्ते करके निकल लिया। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके बारे में जो भविष्यवाणियां थी ना इसकी, उसका प्रांतों के अंदर यानी आसपास के क्षेत्रों में प्रभाव फैलने लग गया। लोग कहने लगे कि यार गजब कुंडली देखता है, गजब ज्योतिषी निकल के आया है। तो भाई साहब इसने जब अपनी अपनी बातें कहना शुरू किया तो फ्रांस की एक महारानी थी, उसको ये बारे में पता चला। महारानी थी जिसका नाम था कैथरीन। अच्छा, हर माँ को अपने बच्चे का भविष्य जानने की बड़ी जिज्ञासा होती है। कैथरीन को अपने बच्चों का भविष्य जानना था। नास्त्रेदामस को बुलाया गया कि भाई, कैथरीन ने कहा कि मेरे बच्चों का भविष्य बताओ। अब नास्त्रेदामस भविष्य देखकर पहचान गया कि ये तो कुछ ही दिनों में मरने वाले हैं, लेकिन अब कहे कैसे, क्योंकि अगर कह दिया तो पता चले कि फिर वो तरीका पूछेगी बता बचाएंगे कैसे, और नहीं बता पाया तो चल तू मर जा अब। तो ऐसी स्थिति में नास्त्रेदामस ने उन बच्चों के बारे में बताया, लेकिन कविताएं कह करके बताया और ये कहा अपनी बातों के अंदर कि किस प्रकार से। तो उसने जो है ना कविताओं को या छंदों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से अपनी बातों को कहना शुरू किया और वास्तव में वो बच्चे मर गए। तो लोगों को ना इसके बारे में एक ऐसा विश्वास पैदा हो गया कि अब तो नास्त्रेदामस ने जो बातें कह दी वो तो अचूक होंगी। यही कारण है कि इसकी पुस्तकों को गजब तरीके से पढ़ा गया। मतलब आप इससे अंदाजा लगाओ कि इसकी पुस्तकों की मतलब वैल्यू इतनी ज्यादा हो गई कि हर व्यक्ति इसकी भविष्यवाणियों को ट्रांसलेट करने की, कविताओं में जैसे कोई कह गया कोई बात, अब उसके मीनिंग निकालते रहो कि क्या कहा। तो ऐसे ही इसने 20वीं और 21वीं शताब्दी से, देखो 16वीं शताब्दी का आदमी था ये, 1503 में पैदा हुआ था। अब इसकी बातों को 20वीं और 21वीं शताब्दी के अंदर फिर से दोहराया गया, पढ़ा गया। इसने देखा कि भाई साहब इसने तो बहुत तगड़ी तगड़ी बातें करी है। जैसे इसकी बातों के अंदर हिटलर के बारे में जिक्र था कि एक ऐसा आदमी आएगा। इसकी बातों में जॉन एफ कैनेडी की अकाल मृत्यु, अमेरिकी राष्ट्रपति की अकाल मृत्यु के बारे में बात की गई थी। इसके साथ साथ मतलब ये सारी बातें इसकी भविष्यवाणियों में थी। साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी बातों में नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में भी बात थी। तो इसने ये तक पहली बार कह दिया था कि चंद्रमा पर इंसान कदम कब रखेगा। इसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा जापान पर बम फेंका जाएगा, इसके बारे में, प्रथम विश्व युद्ध की डेट, सेकंड विश्व युद्ध के अंदर परमाणु बम का फेंका जाना, इसने अपनी चौपाइयों में, अपनी पंक्तियों में कह दिया था। मतलब यह है कि इसकी भविष्यवाणियां इस प्रकार से होने लगी कि लोग ट्रांसलेट करके जब घटना घट गई उसके बाद फिर पढ़ते कि यार उसने लिखा तो था कि कुछ ऐसा होगा, चलो पुरानी डेट तलाशते हैं क्या लिखा था। आपको मालूम है मैंने क्या कहा, 3797, अभी आप 2022 में चल रहे हैं, ठीक है, लगभग 1700 साल बाद क्या होगा उसकी भविष्यवाणी कर रखी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा 9/11 की जो घटना है ना उसके बारे में भी इसने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ था। उसको नहीं पता था उस समय कि अमेरिका कितना पावरफुल हो जाएगा। उसने ये लिखा कि सेंटर ऑफ अर्थ यानी धरती के केंद्र में एक ज्वालामुखी फटेगा, इसके साथ ही एक नए अरस्तु का उदय होगा। 1999 के 7वें माह में आतंक का एक नया महाराज होगा। यानी कि इसने भाई साहब अरस्तु के बारे में तो कहा ही कहा, 1999 में ओसामा बिन लादेन के बारे में भी इसने अनाउंस कर दिया। सेंटर ऑफ अर्थ का अंदाजा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से लगाते हैं और अरस्तु की तरह मतलब ओसामा बिन लादेन जो है ना वो निकल करके यहां पे आया। मतलब आप समझ कर देखिए कि इस व्यक्ति ने अगेन अपनी बातों में इस तरह की बातें कही कि भाई इस तरह का भविष्य में कुछ होने वाला है। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो ये उस समय इंडिया के कंटेक्स्ट में भी बातें लिख गया। कहते हैं कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनकी हत्या का सत्यापन ये बहुत पहले दे गया था। इंदिरा गांधी से जुड़ी भविष्यवाणियों में इसने कहा था कि ये एक बार सत्ता से हटाई जाएंगी, सत्ता पर वापस लौटेंगी, लेकिन 70 वर्ष की आयु में इनके विरोधी षड्यंत्र रचकर इनकी हत्या कर देंगे। राजीव गांधी जी के बारे में भी इसने अपनी पुस्तक में लिखा था और कहा था कि एक वायु चालक, क्योंकि राजीव गांधी जी पायलट थे, राजीव गांधी जी के बारे में लिखा वायु चालक अपना काम छोड़कर सत्ता में आएगा
प्रसिद्धि पाएगा, लेकिन उसकी हत्या का कारण एक महिला बनेगी। आपको मालूम होना चाहिए राजीव गांधी जी के गले के अंदर एक महिला ने ही आत्मघाती बम पहनाया था। कहने का मतलब समझकर देखिए आप कि ये सारी बातें उसने उस समय कह दी। आपके दिमाग में फिर प्रश्न बनने लगेंगे, अब जल्दी से बताओ इंडिया के बारे में क्या कहा और हमारे मोदी जी का कहीं जिक्र है कि नहीं। थोड़ा ठंड रखिए, बता रहे हैं। और हम ये भी बताएंगे कि मार्केट में इनके नाम से कितना फैकोलॉजी बिकता है और क्या सच है क्या गलत है, ये सब अपने अपने इंटरप्रिटेशंस हैं, है ना। किसी ने कोई बात बोल दिया, अब उसका मीनिंग आप क्या निकालते हैं ये आपके ऊपर है, ठीक है। अच्छा, भारत की 1857 की क्रांति के बारे में इसने लिखा था कि नागरिक स्वयं अपने हथियार अपने हाथ में उठा लेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में लिख करके गया था अपनी कविताओं के अंदर कि एक व्यक्ति एक देश से दूसरे देश पनडुब्बियों में छुपकर जाएगा, उसकी सहायता अलग भाषा के लोग करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए रशिया समेत, सुभाष चंद्र बोस जापान समेत दुनिया भर के देशों के संपर्क में रहे थे और भयंकर युद्ध के दौरान हजारों लोग मौत के घाट उतार दिए जाएंगे, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में जिक्र कर करके गया था। आप इससे अंदाजा लगाइए, नालंदा तक्षशिला आदि विद्यालयों के बारे में इसने उस समय प्रेडिक्शन दे दिया था कि क्या होगा। इंपॉर्टेंटली इसने और जो बातें कही कि 21वीं सदी के दौरान पूरा विश्व हिंदू धर्म की उन्नति करेगा, हिंदू धर्म की मान्यता बहुत अधिक बढ़ जाएगी। आप इससे अंदाजा लगाकर देखिए कि जब मुगल गए, मुगल के बाद ब्रिटिशर्स आए और उसके बाद भारत जो है वो हिंदू बहुल राष्ट्र बन गया। आज जिस प्रकार की एक्सेप्टेंस है, क्योंकि जिस भी देश जिस भी धर्म के साथ जितनी ज्यादा लिबरल स्थिति होती है, लिबरल का मतलब होता है कि आपको मानने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, मानो मानो मत मानो, उस धर्म को अपने आप फ्लरिश होने का मौका मिलता है। एग्जैक्टली ये बात जो है ना 21वीं सदी के अंदर कह के चला गया था। और कई बातें, अब देखिए इन सब बातों को मैं मतलब ये पूरी होशो आवाज में आपके सामने कह सकता हूं कि ये सब बातें मैंने नहीं लिखी हैं, ये भी मैंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी न्यूज़पेपर में से पढ़ी हैं। अगेन मैं एक बात को बार बार दोहरा रहा हूं, ये जितनी भी बातें हैं ना, इनको आप ये समझकर करिए कि ये कवि की कल्पनाएं हैं, क्योंकि कवितज्ञ था ना, वो था क्या, नास्त्रोदामस एक कवि था। अब उस कवि ने अपनी कल्पनाओं में जो कहा उसको लोगों ने अपनी भाषा में ट्रांसलेट किया। अब भाषा में ट्रांसलेट करते करते किसी ने क्या ट्रांसलेट किया होगा ये आपके सामने है ना। इस बात को इस तरह से ना ले लिया जाए कि अंकित अवस्थी ने कहा है तो इसका मतलब अब तो ये पत्थर की लकीर हो गया। मैं कुछ नहीं हूं, मैं केवल एक इंटरप्रिटेटर हूं जो यहां पर लिखी बातों को आपके सामने बांच रहा हूं। साल 2009 और 13 के बीच की भी कई क्रांतियों का जिक्र इसने अपनी कविताओं में कहा था, अपनी पुस्तकों में छापा था। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर बहुत देर हो गया, आप जल्दी से बताओ मोदी जी के बारे में क्या कहा था। देखो भाई साहब, मोदी जी के बारे में भविष्यवाणियों में यह कहा गया कि भारत जो है ना, नास्त्रोदामस ने पुस्तक में पूर्वानुमान लगाते हुए लिखा कि भविष्य में एक ऐसा महान नेता इस धरती पर अवतरण लेगा जो पूरी दुनिया के प्रशंसा का पात्र बनेगा। उसका जन्म 3 ओर से समुद्र से घिरे हुए स्थान पर होगा। अच्छा, भारत का नाम नहीं है, क्या नाम है? 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ देश होगा। अब 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ देश आपकी नजर में जो आता है इंडिया है, जो कि एक प्रायद्वीप के रूप में है ना, क्योंकि इंडिया एक तरफ बे ऑफ बंगाल से अरब सागर से और नीचे इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है, इसीलिए आप इसे प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं, पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में यानी एक तरह से ऐसे व्यक्ति की कल्पना कहा कि शुरुआत में उसका विरोध होगा। आप देखिए, इसका कहना था कि ऐसा महान अवतार लेगा जो कि पहले तो उसका विरोध होगा और उसके बाद में फिर उसके प्रति लोगों के अंदर धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगेगा। मतलब धीरे धीरे लोग उसके खिलाफ, पहले खिलाफ होंगे लेकिन धीरे धीरे लोग उसको लोग पसंद करने लगेंगे, प्रेम करने लगेंगे। और तो और वो गुरुवार का दिन छुट्टी के रूप में अनाउंस करेगा। अभी क्या होता है, अभी रविवार को छुट्टी के रूप में मनाया जाता है, गुरुवार की बातें कही गई थी। अब फिर से मैं देखिए क्या बोल रहा हूं, इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि इंडिया के बारे में बोला है, लेकिन चूंकि ये तथ्य जुड़ते चले जा रहे हैं और जुड़ते चले जा रहे हैं और मोदी जी की लोकप्रियता को आप लगातार देखते जा रहे हैं। मोदी जी का जन्मदिन भी है आज, तो जन्मदिन से हमारे दिमाग में एक कीड़ा बना, यार कहीं ये वही तो नहीं था जो कहा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर खुदाई के अंदर जो पुजारी की मूर्ति मिलेगी वो मोदी जी हैं। साथियों, मैं कई बार हिस्ट्री पढ़ा रहा होता हूं ना, तो ये पुजारी की मूर्ति जैसे ही दिखती है बच्चों में अचानक मोदी जी की लहर आ जाती है और लोग इसको मैच करने लगते हैं। ठीक है, खैर एनीवे, ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मिला हुआ एक रेलिक्स है और ये मोदी जी की रियल तस्वीर है। लोग इसको मैच कर रहे होते हैं। सब चीजें अपने अपनी जगह सही हैं। अफवाहों का मार्केट तुरंत ऊंचाइयों पर पहुंचता है। मेरा उद्देश्य आप तक बताना था कि एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी इतनी ज्यादा ट्रांसलेशंस निकाले गए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको भी ये सारी बातें पता चल गई होंगी। तीसरे विश्व युद्ध को लेकर भी वो अपनी पुस्तक में कविता लिख चुका था। दुनिया में 2022 में महंगाई भुखमरी अपने चरम पर होगी, ये सब वो बातें अपने द्वारा बता चुका था। अब मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं।
इंटरेस्टिंग बात है सब सारी होली। तो भाई साहब, नास्ट्राडामस की क्या कोई भविष्यवाणी गलत भी हुई क्या? साथियों, एक्चुअली क्या है कि 2012 में एक जबरदस्त माहौल बना था कि दुनिया का अंत हो रहा है। पता नहीं, आप उस समय शायद छोटे बालक रहे होंगे, इतना ज्यादा आप मीडिया के संपर्क में नहीं होंगे। आप यदि हद माने तो उस समय एक ऐसा माहौल बन गया था कि लोगों को लगता था कि नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियां जब इतनी सही हो रही हैं तो उसने यह भी कहा था कि 2012 में भयंकर प्रलय आएगी, और वो ऐसी प्रलय आएगी कि उसमें बहुत ही कम लोग बचेंगे। मैं आपको बताता हूं कि मुझे उस समय का अच्छे से अंदाजा है कि लोगों के मन में इतना भय था कि वो देवर वेरी मच श्योर कि कुछ तो अनहोना होने जा रहा है, और उसको लेकर कई फिल्में वगैरह भी बनी कि दुनिया का अंत हो जाएगा तो कैसा होगा। कई हॉलीवुड की फिल्में उस बात के ऊपर बनी हुई हैं। एनीवे, लेकिन जब चीजें चलने लगती हैं तो अब हुआ ये, तीसरा विश्व युद्ध, मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्री, नए पोप की भविष्यवाणी, महान शक्तियां एक साथ आएंगी, ये सब बातें तो उसने कही, लेकिन मार्केट में इसके नाम पर फेक न्यूज भी बहुत प्रसारित हुई। जैसे साथियों, कोरोना जब आया ना तो लोगों ने कहा कि इसने तो अपने द्वारा जो किताब थी इसके अंदर पहले ही कह दिया था कि कोरोना जैसी दुनिया में एक महामारी आएगी, और जब कोई कोरोना जैसी महामारी आएगी ना तो हमने कोरोना जैसी महामारी को दिमाग में ले लिया। अब भाई साहब, लोग जो है ना इसकी किताबों से ढूंढने लगे। फैक्ट चेक जब किया गया तो ऐसा नहीं पाया गया। लोगों ने कहा फर्जी ही इसके खामखा माहौल बना दिया गया है। और देखिए, 2012 में ना कोई भी महाप्रलय नहीं आई थी। तो मैं फिर से आप सबसे कहूंगा, जिसने जो कहना था वो कह के चला गया। भविष्य जो है ना वो आपके इन हाथों में छिपा हुआ है। आपों के हाथों से, हाथ से मतलब मेरा है आपके कर्म पर छिपा हुआ है। आप कितने अच्छे कर्म कर सकते हैं, वही आपका आज है जो आपका भविष्य बनाएगा। मैंने आपके सामने ये जानकारी इसलिए रखी क्योंकि ये मार्केट में फिर से तैर रहा है कि प्रिंस चार्ल्स गद्दी त्याग देंगे, लेकिन अगर त्याग देना तो मेरा ये वीडियो जरूर आप दोबारा देख लीजिएगा। एनीवे, अगर आप इतना देर पेशेंस के साथ मुझे सुन लिए हैं, लगभग 20 मिनट से ऊपर हो गया है, तो छोटा सा मुझे कष्ट दे जाइए, और वो ये है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके चले जाइएगा। वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर दीजिए अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर आपको ये बात रोचक लगी हो तो इसे कृपया करके शेयर कर दीजिएगा। आपका इतना सा बस हमारे लिए जो किया गया कार्य होता है ना, ये हमारे लिए इतनी ऊर्जा का काम करता है कि अगले दिन इसी समय फिर से हाजिर होने का जोश उतना ही जबरदस्त बन जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना सहायता सपोर्ट मुझे जरूर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। हमसे टेलीग्राम पर ऑफिशियली कनेक्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर और जीके बाय अंकित अवस्थी सर, ये वेरीफाइड टेलीग्राम अकाउंट्स हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, इस कंटेंट की पीडीएफ भी हम यहां पर शेयर आपसे करेंगे। मुद्दा यह है कि मेरे नाम से बहुत सारे फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स चल रहे हैं। वेरीफाइड अकाउंट कराने हम लोग इन दिनों लग रहे हैं, टेलीग्राम पर हो चुके हैं, जल्दी बाकी भी हो जाएंगे। मुद्दा यह है कि आप इनसे ही कनेक्ट रहें। कारण यह कि कोई मेरे नाम से आपसे कोई फेक व्यवहार कर ले, आपसे जबरदस्ती कोई पैसे उगा ले और बाद में आप मुझे कोसें, तो भाई साहब ये नास्ट्राडामस ने नहीं कहा था, है ना। तो कृपया करके आप इसको भी ध्यान दें। तो आपने मेरी बात को इतना ध्यान से सुना, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, और अंकित इंस्पायर्स इंडिया आपके साथ यूं ही जुड़ा हुआ है, और आपका ये जो प्यार है ना, ये मुझे भी इंस्पायर कर रहा है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।